नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू दिस वीडियो। जैसा कि आप सबको मालूम ही है कि इस वीडियो सीरीज में हम रोजाना करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं, जो कि उन घटनाओं पे बेस्ड होते हैं जो पिछले 24 से 48 घंटे में हुई होती हैं नेशन वाइड एंड वर्ल्ड वाइड इन डिफरेंट फील्ड्स लाइक स्पोर्ट्स, इकोनॉमिक्स, कल्चर या पॉलिटिक्स। तो अपने आप में ये घटनाएं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, खासतौर पे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपको इन घटनाओं पे बेस्ड अच्छे से अच्छा एमसीक्यू बना के दूं, ताकि आपको अपने एग्जाम में डायरेक्टली हेल्प मिल पाए। राइट, तो इनसे संबंधित हम और भी जानकारी को हासिल करते हैं। जो भी जानकारी आपको इंपॉर्टेंट लगे, स्टैटिक जीके के टर्म में ही क्यों ना हो, वो उसको आप नोट डाउन किया करें, ताकि उसके टर्म में भी अगर क्वेश्चन बने तो आप उसको कर पाएं। साथ में उनसे संबंधित और भी जितनी भी आप जानकारी हासिल कर पाएं, जितने भी पॉइंट्स आप नोट कर पाएं, उसको जरूर नोट किया करें, क्योंकि ये जो पॉइंट्स होते हैं वो हर एक मतलब कि अपने आप में एक क्वेश्चन की तरह होता है। राइट, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। तो हमारा आज का जो वीडियो है उसमें भी हम जो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, In which state or UT a new mission called वन ग्राम पंचायत वन डीजी पे सखी हैज बीन लॉन्च्ड? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में वन ग्राम पंचायत वन डीजी पे सखी नामक एक नया मिशन शुरू किया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं जम्मू एंड कश्मीर, लेह एंड लद्दाख, उत्तर प्रदेश या दिल्ली। तो मैं आपको सही उत्तर बता देता हूं, सही उत्तर है जम्मू एंड कश्मीर जी। तो जम्मू एंड कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं श्री मनोज सिन्हा जी, उन्होंने इस मिशन को लॉन्च किया है और इस मिशन का नाम आपको याद हो जाना चाहिए, जिसका नाम है वन ग्राम पंचायत वन डीजी पे सखी। राइट, अब इसके नाम से ही आप समझ गए होंगे कि ये एक्चुअली में ये मिशन है क्या। तो मैं आपको बता दूं, जैसा कि श्री मनोज सिन्हा जी ने स्टेटमेंट दिया है, उनका कहना है कि ये जो डीजी पे सखी होगा, खासतौर पे यूटी के अंदर आने वाले एसएचजी ग्रुप यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप इकोसिस्टम में ये एक तरीके के फाइनेंशियल एक्सेस पॉइंट्स होंगे और इन फाइनेंशियल एक्सेस पॉइंट्स की काफी जरूरत महसूस की जाती रही है। खासतौर पे यूटी के जो रिमोटेस्ट एरियाज हैं वहां के लोगों को सहूलियत प्रदान करने के लिए इन एक्सेस पॉइंट्स का होना बहुत जरूरी है। राइट, तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर पूछा जा सकता है, इसको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which state or UT government has launched a music bus which will provide training to students in audio production, film production and graphic designing? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने एक म्यूजिक बस लॉन्च की है जो छात्रों को ऑडियो प्रोडक्शन, फिल्म निर्माण और ग्राफिक डिजाइनिंग में प्रशिक्षण प्रदान करेगी? तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर या गुजरात। तो मैं आपको सही उत्तर बता दूं, सही उत्तर है दिल्ली जी। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने अपने आप में ये दिलचस्प पहल शुरू की है जिसका नाम है म्यूजिक बस। राइट, ये याद हो जाना चाहिए आपको। तो अगर हम दिल्ली गवर्नमेंट में शिक्षा मंत्री श्री मनोज सिसोदिया को के स्टेटमेंट को देखें, उसको समझें, तो उनका कहना ये है कि म्यूजिक बस जो है ये गवर्नमेंट स्कूल के उन बच्चों को डायरेक्टली मदद करने वाला है जो म्यूजिक को एज ए सब्जेक्ट रखते हैं या म्यूजिक में अपना एक पैशन रखते हैं। राइट, या म्यूजिक में ही अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो म्यूजिक बस जो है गवर्नमेंट स्कूल के या जो लो इनकम कम्युनिटीज हैं, दिल्ली की जो लो इनकम कम्युनिटीज है वहां से बिलोंग करने वाले जो बच्चे हैं, करीब 5000 बच्चों का यहाँ पे डेटा दिया जा रहा है कि ये जो बस है इन 5000 बच्चों को डायरेक्टली हेल्प करेगी। और इसमें यह भी बोला जा रहा है कि इसमें रेगुलर वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, डिफरेंट जो फैसिलिटेटर्स होंगे तो उनके थ्रू ये जो वर्कशॉप्स रखी जाएंगी, तो उनसे काफ़ी मतलब कि दूसरे लोगों को भी इससे मदद मिल सकती है। राइट, तो अपने आप में काफ़ी दिलचस्प और इम्पॉर्टेंट ये पहल है, जरूर इससे बच्चों को मदद मिलेगी, खासतौर पे उनको अपने म्यूजिक को एक पैशन और एक करियर के रूप में एस्टैब्लिश करने में। राइट, नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रख्यात साहित्यकार, पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता मनोरमा महापात्रा का निधन हो गया है, वह किस राज्य से संबंधित थी? एमिनेंट लिटरेचर जर्नलिस्ट एंड सोशल वर्कर मनोरमा मोहपात्रा हैज पास्ड अवे, शी वाज रिलेटेड टू विच स्टेट? तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं ओडिशा, वेस्ट बंगाल, गुजरात या राजस्थान। तो मैं आपको सही उत्तर बता दूं, सही उत्तर है उड़ीसा जी। तो उड़िया जो साहित्य है या उड़िया जो लिटरेचर है उसकी प्रख्यात यहाँ पे ये लिटरेचर रही हैं, साहित्यकार रही हैं और साथ में ये पत्रकार भी रही हैं, साथ में सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे भी इन्होंने काफ़ी काम किया है। राइट, तो इनका नाम है मनोरमा महापात्रा। ये नाम आपको जरूर याद हो जाना चाहिए, जरूर इंपॉर्टेंट डेट्स के टर्म में पूछा जा सकता है, काफ़ी क्वेश्चन इससे पूछे जाते रहते हैं। तो मनोरमा महापात्रा जी का निधन हो गया है और वो उड़ीसा से बिलोंग करती हैं। राइट,
इनकी जो लास्ट सर्विसेज थी वो लास्ट सर्विस इन्होंने दी थी उड़िया का जो लार्जेस्ट डेली बुलेटिन है जिसका नाम है समाजा। ये भी आपको याद हो जाना चाहिए, क्या नाम है, समाजा। तो उसमें इन्होंने एडिटर के तौर पे यानी संपादिका के तौर पे काम किया है, राइट। अगर इनको अवार्ड्स के टर्म में देखा जाए तो बहुत सारे अवार्ड्स इनको मिले हैं, लेकिन इनमें जो खास अवार्ड इनको दिया गया है उस अवार्ड का नाम है साहित्य अकादमी अवार्ड, जो कि 1984 में गिवन है, राइट। कब गिवन था आप याद कर लें, साहित्य अकादमी, और ये इनको 1984 में दिया गया था, राइट। बहुत सारे अवार्ड दिए गए हैं, लेकिन इनमें जो इंपॉर्टेंट है वो है साहित्य अकादमी अवार्ड 1984 में, राइट। और यहाँ पे जो डेली बुलेटिन पे संपादिका के तौर पे काम कर रहे हैं उसका नाम है समाजा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर याद कर लें, जरूर पूछा जा सकता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, which company can access ISRO facilities and expertise for the development and testing of systems and subsystems of its rockets as per the new MOU with ISRO? इसरो के साथ नए समझौता ज्ञापन के अनुसार कौन सी कंपनी अपने रॉकेट के सिस्टम और सब सिस्टम के विकास और परीक्षण के लिए इसरो सुविधाओं और विशेषज्ञता का उपयोग कर सकती है? तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं, महिंद्रा एरोस्पेस, टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड, या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, या अग्निकुल कॉस्मोस। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है दैट इज अग्निकुल कॉस्मोस जी। तो अग्निकुल कॉस्मोस जो है वो स्पेस के टर्म में देखा जाए तो एक स्टार्टअप है, राइट। तो इन्होंने यहाँ पे इसरो के साथ MOU साइन किया है, और ये जो एग्रीमेंट है ये खास तौर पे जो ये स्टार्टअप है, ये जो स्पेस एरोस्पेस टेक्नोलॉजी का स्टार्टअप है अग्निकुल कॉस्मोस, उसको एक तरीके से अलाउ करता है इसरो के उन सारे सेंटर्स को यूज करने के लिए जहाँ पे भी ये चाहे अपने जो भी टेक्नोलॉजी है, जो भी इनके डेवलपमेंट्स हैं उनको एक तरीके से टेस्ट करने के लिए, राइट। और खास तौर पे यहाँ पे अग्निकुल कॉस्मोस का जो प्रोजेक्ट है इसरो के साथ काम करने का या उसकी टेस्टिंग करने का, वो जो प्रोजेक्ट है दैट इज सिंगल पीस 3D प्रिंटेड सेमी क्रायो इंजन, राइट, जिसको बोला जाता है क्रायोजेनिक इंजन भी, राइट। तो सेमी क्रायोजेनिक इंजन क्या है उसको बाद में भी डिस्कस करते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा पहले ये भी बता दूं कि अभी लास्ट भी मैंने आपको एक वीडियो बना के दी थी, उसमें एक क्वेश्चन था, उसमें इसरो ने एक स्टार्टअप के साथ टाई अप किया है, MOU साइन किया है। तो कहने का मतलब ये है कि पिछले हफ्ते से लेके अब तक लगभग इन्होंने 2 कंपनियों के साथ, अब मान के चलिए कि लगभग 2 स्टार्टअप ने इसरो के साथ यहाँ पे MOU साइन किया है, और MOU साइन करने का सीधा पर्पज यही है कि उनकी जो टेक्नोलॉजीज हैं, उनके जो डेवलपमेंट्स हैं, उन डेवलपमेंट्स को एक तरीके से वो यूज कर पाए, उसकी टेस्टिंग कर पाए थ्रू द डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स ऑफ इसरो, राइट। इसरो के जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं वहां से इसकी ये टेस्टिंग कर पाए। तो जो दूसरा प्लेटफॉर्म है, दूसरा जो जिसका नाम है, जिस स्टार्टअप का उसका नाम है स्काई रूट। क्या नाम है? स्काई रूट। ये भी आपको याद होना चाहिए, जिसका नाम है स्काई रूट एरोस्पेस, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, राइट। तो ये भी आपको याद हो जाना चाहिए। तो ये 2 कंपनीज हैं, स्काई रूट एरोस्पेस और अग्निकुल कॉस्मोस, राइट। क्वेश्चन जरूर बन सकता है कि किन 2 एरोस्पेस एजेंसियों ने या एरोस्पेस की स्टार्टअप कंपनियों ने इसरो के साथ टाई अप किया है अपने डेवलपमेंट्स को टेस्ट करने के लिए, राइट। तो इस तरह क्वेश्चन बन सकता है, या डायरेक्टली इसी तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसको आप जरूर याद कर लें, 2 कंपनियों के नाम, स्काई रूट एरोस्पेस या अग्निकुल कॉस्मोस। नाउ अब बात करते हैं, यहाँ पे जो बात की जा रही है स्पेशली इसका जो प्रोजेक्ट है वो ये है कि जो सेमी क्रायो इंजन है, जो सेमी क्रायोजेनिक इंजन है, उसका यहाँ पे किस तरीके से यूज होने वाला है या किस तरीके से टेस्टिंग होने वाली है, राइट। तो वो तो बात की बात है, वो किस तरीके से उसको टेस्टिंग करेंगे, क्या उसमें डेवलपमेंट होगा। लेकिन आपको यहाँ पे जान लेना चाहिए, साइंस एंड टेक में ये पूछा जा सकता है कि क्रायोजेनिक इंजन होता क्या है, राइट, या सेमी क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, जो क्रायोजेनिक इंजन होता है वो भी एक इंजन होता है, और जो खास तौर पे फ्यूल को यूज करता है, एक प्रोपेलेंट को यूज करता है, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के तौर पे यूज होता है। आपको मालूम होना चाहिए कि जो भी रॉकेट यूज करते हैं वहां पे ईंधन की जरूरत पड़ती है। ईंधन जो है वो गैस के रूप में भी यूज किया जा सकता है, और लिक्विड के रूप में भी यूज किया जा सकता है, या सॉलिड के रूप में भी यूज किया जा सकता है। बट डिपेंड यही करता है कि आप किस तरीके का पेलोड उसमें रखना चाह रहे हैं। अगर आप उसमें ज्यादा सॉलिड रखेंगे तो आपको मालूम है कि जितने भी सॉलिड
सॉलिड फ्यूल्स हैं उनकी जो एफिशिएंसी है या उनकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो काफ़ी कम होती है। लेकिन होता क्या है कि जब बहुत सारी कैलोरीफिक वैल्यू की जरूरत पड़ती है और आप उसमें सॉलिड फ्यूल का ही यूज करेंगे तो पेलोड ज्यादा हो जाता है, रॉकेट ज्यादा भारी हो जाता है, राइट। तो एक तरीके से दूसरा ऑप्शन ढूंढा जाता है गैसियस फॉर्म में, गैसियस फ्यूल को। लेकिन गैसियस में भी दिक्कत ये रहती है कि आपको बड़े बड़े सिलेंडर्स फिर वहां पे यूज करने पड़ते हैं ताकि उस फ्यूल को स्टोर किया जा सके, और वो भी एक तरीके से पेलोड को बढ़ाता है। लेकिन मैं अगर आपको बताऊं यहाँ पे जो क्रायोजेनिक इंजन है, क्रायोजेनिक इंजन क्या करता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो यहाँ पे गैसेस को यूज करता है और लिक्विड के फॉर्म में यूज करता है। मतलब कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो लिक्विड्स मतलब कि गैसेस रहेंगे, उनको लिक्विड के फॉर्म में स्टोर किया जाएगा। तो जब ये गैसेस लिक्विड के फॉर्म में रहेंगी यानी कि इनका जो लिक्विफिकेशन हो जाएगा तो कम स्पेस की जरूरत पड़ती है या कम सिलेंडर्स की जरूरत पड़ती है, राइट। तो अपने आप में इस तरीके से क्रायोजेनिक जो इंजन होता है वो फ्रूटफुल हो जाता है या पेलोड जो होता है वो कम हो जाता है रॉकेट के लिए। लेकिन अब यहाँ पे दिक्कत ये आती है कि जो क्रायोजेनिक इंजन में हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को यूज करते हैं वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम लिक्विफाई करते हैं, और लिक्विफिकेशन में भी हमें काफी कम टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। वहां पे हम प्रेशर तो यूज करते ही हैं लेकिन वहां पे काफी कम टेम्परेचर की भी जरूरत पड़ती है, जो कि अपने आप में रॉकेट के अंदर भी बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, राइट। तो क्रायोजेनिक में सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि उस मिनिमम टेम्परेचर को किस तरीके से मेंटेन किया जाए। और मैं आपको बता दूं कि ये जो मिनिमम टेम्परेचर होता है वो लगभग -200 से भी ज़्यादा टेम्परेचर होता है, मतलब -200 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम टेम्परेचर होता है, जो कि अपने आप में काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है। नाउ ऑप्शन आता है कि सेमी क्रायोजेनिक इंजन, राइट। ये क्या है? तो सेमी क्रायोजेनिक इंजन जो है वो एक तरीके से सुविधा देता है कि भैया हम यहाँ पे जो लिक्विड हाइड्रोजन यूज कर रहे हैं उसकी बजाय हम यहाँ पे लिक्विड कैरोसिन यूज करें, और वो भी रिफाइंड फॉर्म में। तो जब रिफाइंड फॉर्म में कैरोसिन को आप यूज करते हैं तो वो काफी हल्का हो जाता है और उसको स्टोर करने के लिए भी आपको ज्यादा स्पेस की जरूरत नहीं पड़ती है और उसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी ज्यादा होती है, राइट। और साथ में हम क्या करते हैं, लिक्विड ऑक्सीजन भी यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे लिक्विड ऑक्सीजन का रोल क्या है, आपको तो हाइड्रोजन का सेंस आ ही गया होगा कि हाइड्रोजन जो है एज ए फ्यूल काम करता है या कैरोसिन जो है वो एज ए फ्यूल काम करता है। लेकिन ऑक्सीजन का भी रोल यहाँ पे ये रहता है कि ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीडाइजर की तरह काम करता है, राइट। जैसे कि अगर आप कोई भी चीज जलाते भी हैं, मतलब कि ज्वलन प्रक्रिया में एक तरीके से ऑक्सीजन का रोल रहता है, तो उसी तरीके से समझ लें कि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है इस फ्यूल के लिए ऑक्सीडाइजर की तरह काम करता है। तो ऑक्सीजन का भी होना जरूरी है, राइट। तो ऑक्सीजन जो है वो लिक्विफाइड फॉर्म में रहेगी और कैरोसिन जो रहेगी वो रिफाइंड फॉर्म में रहेगी, जो कि काफी कम स्पेस रखेगी, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी अच्छी रहेगी। साथ में इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे स्टोर किया जा सकता है, मतलब कि वहां पे काफी कम टेम्परेचर को मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ जाती है, राइट। तो इस तरीके से सेमी क्रायोजेनिक इंजन अपने आप में बहुत एडवांटेज देने वाला है। इसमें जितनी भी कंपनियां अगर जिसपे पूरे वर्ल्ड में एक तरीके से रिसर्च चल रही है आज की डेट में, अगर ये रिसर्च वर्ल्ड में आने वाले फ्यूचर में बहुत अच्छे रिजल्ट देती है तो डेफिनेटली एक नया रिवोल्यूशन देखने को मिलेगा स्पेस टेक्नोलॉजी में, राइट। तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर डिटेल में पढ़ लें। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which veteran journalist has been inducted as the CEO and editor-in-chief to lead in the Adani Enterprises Group's media initiatives? अदानी एंटरप्राइजेज समूह की मीडिया पहल में नेतृत्व करने के लिए किस अनुभवी पत्रकार को सीईओ और प्रधान संपादक के रूप में शामिल किया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं संजय पगेलिया, जयदीप बोस, शोभना भारतीय या सुरेश नामबात, राइट। तो मैं आपको यहाँ पे सही उत्तर बता देता हूँ। सही उत्तर है संजय पगेलिया जी। तो इन्होंने यहाँ पे सीईओ के रूप में या प्रधान संपादक के रूप में ये पद ग्रहण किया है, मतलब कि पद ये संभाला है, राइट। और ये जो मीडिया ग्रुप है, जो इनिशिएटिव्स होने जा रहा है, ये अडानी एंटरप्राइजेस का होने जा रहा है, राइट। तो अदानी एंटरप्राइजेस ग्रुप का जो ये इनिशिएटिव्स हैं वो किस फॉर्मेट में होंगे, क्या होंगे, कैसे होंगे, ये फ्यूचर में ही देखा जाएगा। बट यहाँ पे देखिए कि जो यहाँ पे जो सीईओ रखे गए हैं, जो प्रधान संपादक रखे गए हैं, वो संजय पुगलिया रखे गए हैं और अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इसको आप जरूर याद कर लें। अगर हम अदर ऑप्शंस की बात करें, इसको आप स्टैटिक जीके के टर्म में याद कर सकते हैं। यहाँ पे जो जयदीप बोस हैं, तो जयदीप बोस जो है वो एडिटर इन चीफ ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आपको याद हो जाना चाहिए, टाइम्स ऑफ इंडिया के ये एडिटर इन चीफ हैं। हम यहाँ पे एडिटर के टर्म में यहाँ पे ऑप्शंस देख रहे हैं। शोभना भारतीय जो है वो हिंदुस्तान टाइम्स से रिलेट करती हैं, मतलब कि उसकी एडिटर इन चीफ हैं, राइट। और सुरेश नामबात की बात की जाए तो ये द हिंदू के एडिटर हैं।
चीफ एडिटर हैं, राइट, किसके हैं, द हिंदू के, राइट। तो आपको ये याद हो जाना चाहिए, तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर पूछा जा सकता है। यही थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जरूर रिलेवेंट हो सकते हैं। इसको डिटेल में पढ़ें, जितना हो सके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करें और रिवाइज करते रहें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको आप लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप वीडियो में नए हैं तो उसको आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो आपसे मिस ना हो। अगर आप सोशल मीडिया में फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हैं तो वहाँ पे भी आप हमको फॉलो करें, ताकि जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वहाँ पे आपसे मिस ना हो। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स पढ़ना चाह रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स को कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना चाह रहे हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, तो आप हमारे वेबसाइट पे जाइए। वहां पे आपको डेली जो करंट अफेयर्स दी जाती है वो फिल्टर्ड फॉर्म में दी जाती है, मतलब कि ज़्यादा आपको टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा पूरी न्यूज़ को पढ़ने के लिए। आप वहां पे न्यूज़ पढ़ सकते हैं और उससे रिलेटेड जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे उसको आप उसकी डेली नोट्स बना सकते हैं, ताकि आप खुद से क्वेश्चंस बना पाएं, राइट। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू।